आज बिहेवियरल इकोलॉजी के सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। इसमें हमने पहले लेक्चर में बिहेवियरल इकोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और ये देखा था कि हम अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए जो वाई वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आंसर करते हैं। तो इसमें अब हम बारी बारी, चूँकि बिहेवियरल इकोलॉजी में हम डिफरेंट बिहेवियर्स स्टडी करेंगे, तो उनमें सबसे पहले जो हम बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। इसके लिए हम डिफरेंट एनिमल्स की एग्जांपल्स लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने लायंस का बिहेवियर जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसके लिए जो स्टडी की गई है वो सेरेंजेटी नेशनल पार्क है तंजानिया में। इसमें लायंस पर जो स्टडीज़ की गई हैं और उनका बिहेवियर जो नोट किया गया, ऑब्ज़र्व किया गया, उसको हम देखते हैं। तो इस स्टडी के मुताबिक जो लायंस हैं वो प्राइड्स की शक्ल में रहते हैं, ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, जिसमें 3 से लेकर 12 तक अडल्ट फीमेल्स होती हैं और 1 से लेकर 6 तक अडल्ट मेल्स होते हैं और बहुत सारे उनके छोटे बच्चे होते हैं। ये एक प्राइड की पिक्चर है लायंस के। और ये जो ग्रुप होता है पूरा, ये अपनी उस टेरिटरी को डिफेंड करता है जिसमें उन्होंने शिकार करना होता है, क्योंकि बहुत सारे और भी लायंस जो हैं, मेल लायंस, वो इस ताक में होते हैं कि उनको मौका मिले तो वो इस प्राइड पर आके कब्ज़ा करें, इस टेरिटरी पर कब्ज़ा करें और इस प्राइड के मेल्स को भगाएं और वो इस जगह पर काबिज़ हो जाएं अगर यहाँ अच्छा प्रे मिल रहा हो, तो अच्छा फूड का रिसोर्स मिल रहा हो। तो इसलिए इस ग्रुप का काम जो है वो कलेक्टिवली ये होता है कि ये इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करें। इस प्राइड के अंदर जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो सारी की सारी रिलेटिव्स होती हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो प्राइड के अंदर ही रहती हैं। जब वो पैदा होती हैं उसके बाद वो उधर ही पलती हैं, उधर ही रहती हैं, और इसलिए एक प्राइड में जितनी फीमेल्स होती हैं वो आपस में बहनें या माएँ, नानियाँ, दादियाँ, कज़न्स, तो इस तरह वो सारी जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही होती हैं। जो फीमेल्स हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है वो काफ़ी लंबा है, यानी 4 साल की उम्र से फ़ीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है और 18 ईयर्स तक ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि फ़ीमेल लायंस का जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है वो काफ़ी बड़ा है। तो जब वो 3 साल जब 3 साल के हो जाते हैं ना मेल्स, तो अब मेल्स की जो लाइफ है ना ये फ़ीमेल से थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि मेल जो हैं, फ़ीमेल के बारे में तो मैंने आपको बताया भी कि फ़ीमेल जो है वो जब पैदा होती है तो प्राइड के अंदर ही रहती है, उधर ही पलती है और बड़ी होती है। लेकिन जो मेल होता है वो 3 साल की उम्र में ही जो है वो प्राइड को छोड़ के चला जाता है। वो अकेला कोई मेल नहीं जाता, बल्कि चूँकि एक ही वक्त में सब फीमेल्स ने रिप्रोड्यूस किया होता है, बच्चों को जन्म दिया होता है, इसलिए बहुत सारे मेल्स हम उम्र होते हैं। तो वो जो हम उम्र मेल्स होते हैं 3 साल के करीब करीब उम्र वाले, वो सारे एक ग्रुप बनाकर वो उस नेटल प्राइड जो उनका होता है उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो बाहर निकल जाते हैं वहाँ से, एक आध साल जो है वो इधर उधर भटकते रहते हैं और उसके बाद फिर वो किसी ऐसे प्राइड को ढूंढते हैं जिसके जो मेल्स हैं वो ज़रा कमज़ोर हों, बूढ़े हो गए हों, या उनका उतना जो है वो उतनी कमांड ना रही हो। तो ऐसे प्राइड को वो तलाश करके उसके ऊपर हमला करते हैं और ताकि वो उस प्राइड पर कब्ज़ा कर लें। जैसे ही वो टेक ओवर कर लेते हैं 2-3 सालों में, तो जो पुराने मेल्स होते हैं उनको भगा देते हैं और ये जो नए मेल्स आते हैं ये जाकर उस प्राइड के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। अब अगर हम फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव स्पैन से मेल्स को कंपेयर करें तो मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है वो बहुत छोटा है, क्योंकि जिन मेल्स को अभी इन्होंने भगा दिया प्राइड से, वो अभी कुछ अरसा पहले ही, यानी 2 या मैक्सिमम 3 साल पहले वो इस प्राइड में आए होंगे और 2-3 साल के अंदर ही
एक और ग्रुप ऑफ मेल्स ने आके इनको यहाँ से भगा दिया। इसलिए हम कहते हैं कि मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है ना वो ज़रा छोटा होता है। ओके, और जो भी लाइंस का प्राइड होता है उसमें जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो क्लोजली रिलेटेड होती हैं, और एक जो स्मॉलर ग्रुप होता है वो होते तो रिलेटेड ही हैं लेकिन वो ज़रा दूर के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, और वो भी इसमें मौजूद होते हैं इसी प्राइड में। और लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि किसी भी प्राइड में जो फीमेल्स होती हैं वो एक लंबे अरसे तक रहती हैं क्योंकि वो उधर ही पलती हैं और उधर ही रहती हैं, लेकिन मेल्स जो हैं वो शॉर्टर टाइम के लिए आते हैं। जैसे अभी हमने बात किया तो 2-3 साल तक एक मेल्स का एक ग्रुप जो है वो वहाँ रहा, उसके बाद मेल्स का एक नया ग्रुप आ गया जिन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। अब ये जो मेल्स हैं ये 2-3 साल तक इस प्राइड के साथ रहेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद मेल्स का एक नया ग्रुप आएगा यंग लायंस का, वो आके इन पर हमला करेंगे, और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो इस प्राइड को टेक ओवर कर लेंगे। अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो जैसे हम एनिमल्स के बारे में कहते हैं ना कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सर्दियों में ब्रीड करेंगे, कुछ गर्मियों में ब्रीड करते हैं, कोई बाहर में ब्रीड करते हैं, लेकिन लायंस जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं। और लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक प्राइड में वो एक वक्त में रिप्रोडक्शन करें और कोई दूसरा प्राइड जो है वो किसी दूसरे वक्त में रिप्रोड्यूस कर रहा हो। बहरहाल उनमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि वो किसी ख़ास सीज़न में ही रिप्रोड्यूस करेंगे, तो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि एक प्राइड के अंदर जितनी फीमेल्स होती हैं वो एक ही वक्त में उनका एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होता है। तो जब हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि वाई वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, तो उसमें हमने ये देखा था कि एक जो है वो किसी भी बिहेवियरल एक्टिविटी की कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ज़रूर होती है, कोई अडेप्टिव जस्टिफिकेशन होती है, अडेप्टिव एडवांटेज होता है जिसकी वजह से वो कर रहे होते हैं। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखें कि ऐसा क्यों होता है कि सारी फीमेल जो हैं उनका एस्ट्रस साइकिल जो है वो एक ही वक्त में शुरू होता है, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल एक ही वक्त में क्यों शुरू होता है, तो हम इसको यूँ सेटिस्फाई कर सकते हैं कि चूँकि फेरोमोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान, तो एक लाइनस जो है वो जब एस्ट्रस साइकिल में एंटर होती है तो उससे स्टिमुलेट होकर प्राइड की बाकी सारी फीमेल्स भी एस्ट्रस साइकिल में एंटर हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये तो हमने देख लिया कि कैसे होता है। पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात की थी ना कि हाउ, कि ये होता कैसे है, तो हम उसकी स्ट्रक्चरल या एनाटमिकल जस्टिफिकेशन तो दे सकते हैं, लेकिन लायनस का ये जो बिहेवियर है ये ज़ाहिर है बहुत सारी जनरेशन्स में रिफ़ाइन होते होते यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचा होगा। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया कि इस तरह का बिहेवियर क्यों अडेप्ट किया कि वो सारी जो फीमेल्स हैं वो एक ही वक्त में रिप्रोड्यूस करेंगी। अब हालांकि इसमें कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ मुश्किल भी हो सकती है, बजाय इसके कि सारी माएँ जो हैं वो एक ही वक्त में अपने बच्चों को पाल रही हूँ, उससे तो बेहतर था, लगता है कि बेहतर था कि एक फ़ीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस करती, बच्चों को जन्म देती, और बाकी जो सारी फीमेल्स हैं और मेल्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते या खुराक की तलाश में रहते। लेकिन इन्होंने अगर ऐसा बिहेवियर अडेप्ट किया कि सारी फीमेल्स एक ही वक्त में रिप्रोड्यूस करती हैं, तो इसके पीछे यकीनन कोई वजह होगी। तो इसका एक जो इसकी अडेप्टिव एडवांटेज है ना वो ये है कि जो डिफरेंट बच्चे हैं वो एक ही वक्त में पैदा होते हैं, और जब सारे बच्चे एक ही वक्त में पैदा होंगे तो वो ज़्यादा बेटर सर्वाइव कर सकते हैं। तो यानी आप ये समझ लें कि अगर एक माँ ने अपने बच्चों को जन्म दिया है तो बाकी जो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया वो हो सकता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए इतनी ज़्यादा कॉन्शियस ना हो, लेकिन अगर सारी माँओं ने बच्चों को जन्म दिया हो तो पॉसिबली सारी माएँ और सारे बाप जो हैं वो सब के सब कॉन्शियस होंगे कि हमने इस प्राइड को प्रोटेक्ट करना और बच्चों को प्रोटेक्ट करना। एक तो वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि कम्यूनल सक्लिंग होती है। कम्यूनल सक्लिंग जो है वो बड़ी मज़ेदार टर्म है कि
इसमें ये होता है कि अगर एक माँ जो है, कम्युनल सकलिंग का मतलब ये है कि एक बच्चा जो है वो प्राइड में किसी भी फीमेल मदर का दूध पी सकता है। तो कोई भी मदर जो है वो किसी के भी बच्चे को फीड करवा सकती है। तो इससे ये इनको एडवांटेज मिल जाता है कि अगर कोई एक मदर ऐसी है जो शिकार के लिए गई हुई है और उसके बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चे जो हैं वो भूख से मर जाएं। तो प्राइड की कोई भी फीमेल जो है, कोई भी मदर उन बच्चों को दूध पिला सकती हैं। तो इस वजह से ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि एक प्राइड में सारी फीमेल जो हैं वो एक ही वक्त में एस्ट्रा साइकिल में जाती हैं और एक ही वक्त में वो बच्चों को जन्म देती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी सॉलिड जो रीज़न है ना, वो ये है कि जब सारे बच्चे एक ही वक्त में पैदा होंगे ना, तो सब के सब मेल्स जो हैं वो हम उम्र होंगे। तो अभी हमने ये बात की थी ना कि 3 साल जब गुजर जाएंगे तो 3 साल के बाद यहाँ के मेल्स जो हैं वो निकलेंगे और किसी और प्राइड पर जाकर कब्ज़ा करेंगे। तो अगर तो सारे के सारे मेल्स एक ही एज के होंगे तो वो सब की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर ऐसा है कि वो प्राइड एस मेल्स का जो एक ग्रुप है जो वो टेक ओवर करने के लिए जा रहा है, उसमें 4 जो हैं वो यंग हैं, मेल लाइन्स हैं, और 2-3 जो हैं वो छोटे बच्चे हैं, तो उस ग्रुप को ज़्यादा फ़िक्र टेक ओवर की बजाय उन छोटे बच्चों की होगी। और इस तरह वो ज़्यादा, और वो जो छोटे बच्चे हैं वो उनका टेक ओवर करने में हेल्प नहीं करेंगे, उल्टा रुकावट बनेंगे। तो इसलिए हर सूरत ऐसा होना चाहिए कि जो मेल्स का ग्रुप, लाइन्स का ग्रुप जो है वो किसी और प्राइड पे कब्ज़ा करने के लिए जा रहा है, तो उसमें सारे जितने मेल्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग और एक ही एज के होने चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली टेक ओवर कर पाएँ। ओके, तो उसके बाद एक और बहुत अजीब जो बिहेवियर है वो उनका ये है कि जैसे ही मेल्स एक नए प्राइड पर कब्ज़ा करते हैं तो वो वहाँ एक अजीबोगरीब एक्टिविटी ये करते हैं कि वहाँ जाते ही, वहाँ अगर छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहले उन छोटे बच्चों को मारते हैं, किल करते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं इन्फेंटिसाइड, यानी इन्फेंट्स को मारना। तो अब अपनी ही स्पीशीज़ के बच्चे जो होते हैं उनके साथ कोई ऐसी दुश्मनी या नफ़रत इतनी पैदा नहीं हो सकती कि कोई इंडिविजुअल जो है अपनी स्पीशीज़ के बच्चों को किल करे, क्योंकि उन्होंने शिकार के लिए तो इसको किल नहीं करना, वो किल कर रहे हैं। इसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इसकी कैजुअल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन इस एक्टिविटी की कोई कैजुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उनकी जो ओडोर है, जो उनकी स्मेल है, वो उनके लिए अनफेमिलियर हो, और जैसे ही वो अनफेमिलियर स्मेल को फ़ील करते हों तो वो फ़ौरन उन बच्चों को मार देते हों। तो ये कोई बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि अनफेमिलियर जो ओडोर है वो ज़ाहिर है एडल्ट्स में भी होती होगी, और लेकिन ये हमारा एक अंदाज़ा ही है कि ऐसा हो सकता है कि अनफेमिलियर ओडोर की वजह से वो जो बच्चे ज़ाहिर है उनके नहीं हैं वो उनको मार देंगे। लेकिन जो भी मैकेनिज़्म रहा हो, हमारा वो वाई वाला क्वेश्चन जो है वो अभी भी कायम है कि ऐसा क्यों हो। अब देखें, अपेरेंट ये लगता है कि अगर ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और इसी प्राइड का हिस्सा रहते हैं तो इन मेल्स के लिए भी बड़ी आसानी है कि ये मिलकर उनकी मदद करेंगे, और अगला जो मेल का ग्रुप आएगा प्राइड को टेक ओवर करने के लिए, उससे बचने के लिए और टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए उन मेल्स की मदद करेंगे उल्टा। लेकिन फिर भी ये मेल जो हैं वो आते ही उन बच्चों को मार देते हैं। एक फ़ोटो है जो शो कर रहा है इन्फेंटिसाइड को, यानी जो मेल हैं ये अपने स्पीशीज़ के जो बच्चे हैं कब्ज़ उनको मार रहे हैं। अब अगर हम कैजुअल इसकी एक्सप्लेनेशन तो हम देख चुके कि कोई ख़ास हम दे नहीं सकते, लेकिन ज़ाहिर है कि इसकी कोई अडेप्टिव एक्सप्लेनेशन ज़रूर होगी, क्योंकि बिहेवियर जो है वो हमेशा जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिफ़ाइन होकर यहाँ तक पहुँचा होगा, और इसका मतलब है कि कोई इसके पीछे कोई लॉजिकल वजह ज़रूर होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि इन्फेंटिसाइड का बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये
कि जो बच्चे इस वक्त प्राइड में मौजूद हैं वो इन मेल्स के बच्चे नहीं हैं, वो इनसे पहले वाले जो मेल्स थे ये उनके बच्चे थे। और अब जो मेल्स नए आए हैं ये चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर फ़ीमेल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, फ़ीमेल जो है वो दोबारा रिप्रोडक्टिव साइकिल में नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेल्स को कम से कम 25 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे बच्चे, और उसके बाद फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल में वापस आएगी और मेल्स के लिए अवेलेबल होगी। लेकिन यहाँ ये ज़रूर याद रखें कि ये जो मेल आए हैं जिन्होंने प्राइड पर कब्ज़ा किया है, इनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ बहुत कम है, क्योंकि 2-3 सालों के अंदर अंदर एक नया मेल्स का ग्रुप आएगा जो इनको यहाँ से बाहर निकाल देगा और वो ख़ुद काबिज़ हो जाएंगे। इसका मतलब है इसी टाइम के दौरान इनको रिप्रोड्यूस करना है और अपने बच्चे पैदा करने हैं। इसलिए क्या करते हैं ये कि आते ही सबसे पहले बच्चों को मारते हैं, और बच्चों को मारने से इनको ये फ़ायदा होता है कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 मंथ्स के अंदर दोबारा रिप्रोडक्टिव साइकिल में आ जाती हैं और उनका एस्ट्रस साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये आते ही जो है वो बच्चों को मारेंगे ताकि कम वक्त में ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर पाएँ और उनको पेरेंटल केयर दें। ओके, अब जो नया कोलिशन होता है, जो मेल्स का एक ग्रुप जो है वो आके टेक ओवर करता है और वो आके रिप्रोडक्टिव सिंक्रोनी जो है फीमेल्स की उसको एक्टिवेट करता है। अब फिर ऐसा ही होना चाहिए जैसे पहले हमने बात की है कि फ़ीमेल जो हैं, एक प्राइड की सारी फीमेल्स एक ही वक्त में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं। और अगर ऐसा हुआ कि कुछ फ़ीमेल जो हैं उनके पास बच्चे हैं और कुछ फ़ीमेल जो हैं जिनके बच्चे नहीं हैं वो तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएंगी, और जिनके बच्चे हैं वो ज़ाहिर है कि जब तक उनको इंडिपेंडेंट नहीं कर लेती तब तक अवेलेबल नहीं होंगी। इस तरह सिंक्रोनिसिटी नहीं पैदा हो सकती, यानी कुछ फ़ीमेल जो हैं वो रिप्रोडक्शन की तरफ चली जाएंगी और कुछ रह जाएंगी। इसलिए क्या करते हैं कि मेल्स आते ही कुछ जो हैं बच्चे उनको तो मार देंगे और कुछ बच्चों को यहाँ से भगा देंगे। जब सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके बच्चों को या तो मार दिया गया या यहाँ से भगा दिया गया, सब फीमेल जो हैं अब बच्चों के बगैर हैं और अब वो जल्दी रिप्रोडक्टिव साइकिल में वापस आ सकती हैं और सब की सब एक ही वक्त में रिप्रोडक्टिव साइकिल में आएंगी। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ फीमेल है ना, वो फ़र्स्ट फ्यू मंथ्स में जैसे ही टेक ओवर होता है ना, तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है ये एक्टिविटी, क्योंकि मेल्स के पास बहुत कम वक्त है, वो उन्होंने चले जाना है, उनको भगा दिया जाएगा यहाँ। इसलिए फीमेल्स भी ये चाहती हैं कि अर्ली टाइम में ये रिप्रोडक्शन हो, कॉपुलेशन हो जाए, बच्चे पैदा हों, ताकि इनको जब भगाया जाएगा यहाँ उससे पहले पहले ये अपने बच्चों को काफ़ी हद तक पाल चुके हों। तो अब क्या शुरू होता है, फ़ीमेल जो है वो कॉपुलेशन शुरू कर देती हैं मेल्स के साथ। और एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि अगर मेल्स के दरमियान कॉपुलेशन के लिए कंपटीशन हुआ तो फिर क्या होगा कि मेल्स जो हैं उनकी ज़्यादा तवज्जो कॉपुलेशन की तरफ होने की वजह से वो जो टेरिटरी की प्रोटेक्शन है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके दरमियान कंपटीशन शुरू हो जाएगा। इसलिए फ़ीमेल जो है वो एक वक्त में एक से ज़्यादा मेल्स के साथ कॉपुलेशन करती हैं, और इससे ये होता है कि जो मेल कंपटीशन है वो कम हो जाता है और ज़्यादा मेल जो हैं वो ज़्यादा तवज्जो दे पाते हैं अपने प्राइड की प्रोटेक्शन के लिए। तो अब जो फ़ीमेल है वो चूँकि कई मेल्स के साथ मेटिंग कर रही होती है, उनमें से वो चाहती है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के मेल्स हों, जो सुपर मेल्स हों, वो उनके साथ ज़्यादा मेटिंग करें, और जो ताकि वो ये चाहती है कि जो बच्चे पैदा हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाले वो मेल्स हों जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, बजाय इसके कि कोई कमज़ोर मेल्स हों और बाहर से जो टेक ओवर करने के लिए आएँ तो उनसे हार जाएं और वो टेक ओवर करें और उन बच्चों को भी मार दें। अभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं और ज़्यादा देर तक उनको प्रोटेक्ट करने वाले मेल्स वहाँ मौजूद हों। तो इसलिए टेक ओवर के टाइम पर सबसे ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी होती है फ़ौरन, और ये बात जो है ये मेल्स को स्टिमुलेट करती है
कि वो जल्दी मेटिंग करें ताकि जल्दी बच्चे पैदा हों और उनके यहाँ से निकल जाने से पहले पहले वो अच्छी तरह उनको पाल चुके हों कि अगर इन बच्चों को यहाँ से भगा भी दिया जाता है तो कम से कम वो अपनी सर्वाइवल के लिए कोशिश कर पाएँ।